नवंबर भारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सनी एवं महासचिव रेहाना रहमान ने कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद होने की वजह से बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ रहे दुष्परिणामों के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वे ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराए जिससे लॉकडाउन के दौरान छात्राओं की जो शिक्षा को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो सके और विद्यालयों में व्यापक व्यवस्था की जाए जिससे कोरोना वायरस से बचे रहें और अभिभावक भी संतुष्ट रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हुए बालिकाओं की शिक्षा पर खास तौर से व्यापक असर पड़ा है, जिसको पूरा करने के लिए उसकी संस्था द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और गांव-गांव घूमकर छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के चलते बंद पड़े विद्यालयों के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर शिक्षा से जुड़ी शिक्षा विद्वान और समाज सेवी चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही विद्यालयों के खुलने पर कोविड-19 से बचाव के सरकार से हर संभव प्रयास करने की मांग भी कर रहे हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा का ग्रामीण इलाकों में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल सकता, क्योंकि इन इलाकों में लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, साथ ही नेट की सुविधा भी नाम मात्र ही है। ऐसी हालत में विद्यालयों में सुरक्षा उपायों के साथ ही विद्यालय जल्द खोलने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। नव भारत समाज कल्याण समिति के महासचिव व मलाला फंड की गुल मकई चैंपियन रेहाना रहमान ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में बालिकाओं की शिक्षा पर जो दुष्प्रभाव हुआ है और किस प्रकार की चुनौतियां बालिकाओं के सामने हैं, उसको बहुत करीब से देखा है। इस संबंध में रेहाना रहमान ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा की तरफ से और मलाला फंड की तरफ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मार्च से लेके अब तक जो ये लॉकडाउन का दौर गुजरा, उस दौर में जो हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ और परेशानियाँ आई हैं, जो कि एक बहुत उसका शिक्षा पे बुरा असर पड़ा। जैसे कि शुरुआत में तो लोगों को ये हुआ कि इतना खौफ लोगों के दिल दिमाग में पैदा हो गया था कि कोरोना है, इस सारे स्कूल बंद कर दिए गए, सभी कुछ बंद कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे 2 जून के बाद जो है वो 2 जुलाई से फिर खोला गया और उसके बाद ये हुआ कि भाई 2 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन स्कूल और कॉलेज तो अभी तक बंद चल रहे हैं। और उसमें ये है कि अभी ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरे गए हैं हाई स्कूल के, इंटर के, और ऑनलाइन एडमिशन हुए हैं। तो उसमें ये है कि अभी भी लोग पैसा ना होने की वजह से जो मजदूर वर्ग है वो सारा बेरोजगार हो गया है। जो कारखानों में काम मुरादाबाद में करते थे, पीतल के कारखानों में, वो भी सब बेरोजगार हो गए हैं। तो इस वजह से ये असर पड़ रहा है कि जो हमारी बेटियां हैं, हमारा बेटियों पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बेटे को तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बेटी जो है वो पराए घर चली जाएगी, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। किसी तरह से हम लोग जो मलाला फंड की तरफ से काम करते हैं उसमें 1000 प्रति वर्ष बेटियों को दाखिला कराते हैं कि बेटियां ड्रॉप आउट ना होने पाए। जो ड्रॉप आउट घर में हैं उनको भी हमने पढ़ने लिखने पढ़ाई से जोड़ा। अब उसका असर ये पड़ा है कि अभी काफ़ी बेटियां जो हैं वो स्कूल नहीं ऑनलाइन दाखिले करा रही हैं, और अगर दाखिला हो भी रहा है पढ़ाई के लिए आगे पढ़ाने का, तो उसमें बात जो चल रही है, पेरेंट्स जो माँ बाप हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके बेटे को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि बेटा हमारा ज़रूर पढ़ जाए, बेटी को फिर देखेंगे। तो ये चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत आ रही हैं। कॉलेजों में भी ये जैसे हो गया कि ये ऑनलाइन की लास्ट डेट है फीस की, तो बहुत से लोग उस टाइम फीस भी नहीं जमा कर पाए, उनके दाखिले होने से रह गए। और फिर आने वाले दिनों में यदि सरकार कॉलेज, स्कूल, हमारा जो है जूनियर से लेके है 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये ज़रूरी है कि यहाँ तक बेटियाँ ज़रूर पढ़ें। तो अभी देखिए जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है। अगर सेशन शुरू होता है और बच्चों के लिए सैनिटाइज़र क्या है, अलग अलग बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या है, फिर उतने टीचर ज़्यादा चाहिए। अगर हम अलग अलग दूरी बना के क्लास लगाते हैं तो उसके लिए हमें
ज़्यादा टीचरों की ज़रूरत है, जो कि हमारे स्कूलों में नहीं है। पहले से टीचर कम है। एक तो ये कमी चल रही है। दूसरे ये है कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में ये व्यवस्था करे कि बच्चों के दिल में और पेरेंट्स के दिल में जो ये खौफ है कि कोरोना ना हो जाए, हम कोरोना से संक्रमित ना हो जाए हमारे बच्चों के दिल में ये भी एक खौफ है। तो इसको कैसे गवर्नमेंट कोई अपनी नीति इस तरह से बनाए, सरकार अपनी कोई योजना बनाए जो कि बच्चों के हित में हो, पेरेंट्स संतुष्ट हों और शिक्षा पे उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जो कि अब तक अभी पड़ा है कोरोना का बुरा प्रभाव, जिससे शिक्षा में बेटियां जो हैं बहुत पीछे हो गई हैं। और अभी भी उम्मीद नहीं है कि हमारा जो लक्ष्य है 100% बेटियां सारी गांव-गांव में, अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि सर्वे होना चाहिए और ये ऑलरेडी हम लोगों ने 200 परिवारों का सर्वे कराया। जिस तरह से अभी ऑनलाइन की बात चल रही है कि टच मोबाइल से बच्चे पढ़ें, महंगे मोबाइल से पढ़ें, वो करीब 25-30% लोगों के पास बिल्कुल नहीं है भी तो गांव में जो है नेट की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, बैटरी नहीं चार्ज है। एक परिवार में अगर 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे, उसी अगर सबका क्लास का वही टाइम है तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं गांव-गांव घूम के काम करती हूँ, फील्ड पे काम करती हूँ और घर जा के मैं दूरी बना के बैठ के महिलाओं से बात करती हूँ, मजदूरों से बात करती हूँ, मजदूर महिलाओं से बात करती हूँ जो कारखाने में काम करती थी, खेतों में काम करती हैं। तो उन सब से तो यही निकल के आया है कि नहीं, विद्यालय खोले जाएं और उसमें थोड़ा कोरोना को देखते हुए सैनिटाइज़र और बच्चों का डिस्टेंस बना के, दूरी बना के बैठाने की व्यवस्था होनी चाहिए। टीचरों की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, तो शिक्षा जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये मेरा एक पैगाम था जो लोगों को मुझे बताना था और सरकार को भी मुझे बताना था कि ये चीज़ों की कमी है और सरकार इस पर गौर करे। और शिक्षा के क्षेत्र में और बेटियों के लिए मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे इसकी बहुत फिक्र है कि बेटियाँ वंचित न रह जाएं और बेटियाँ ड्रॉप आउट ज़्यादा से ज़्यादा ना हों। जिस तरह से उनको हमने जोड़ा है विद्यालयों से, लोगों को शिक्षा से जोड़ा है, वो आगे भी उससे जुड़े रहें और बेटियाँ नई शिक्षा नीति सन 2019 को कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षा जगत में शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मलाला फंड के इंडिया चैप्टर से जुड़ी हुई संस्था नव भारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सनी ने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू की है, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये शिक्षा नीति जो है वो कैबिनेट से मंजूर की गई है और इस पे एक तरीके से जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा या इसके अलावा और जो शिक्षा समुदाय है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया है। कैबिनेट ने अपने स्तर पर जो है वो लागू किया है और अभी इसके लागू होने में 3-4 साल का समय भी है जब तक ये लागू होगा। बहरहाल जो चीज़ पास की गई है, तो चूँकि नीति है तो फिर उसको, नीति का मतलब ये है कि नीति को हम नियत से जोड़ते हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा के संबंध में जो हमारा राष्ट्रीय एक स्तर है, उसको शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या चीज़ें नीति में लानी चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ों पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। पहली चीज़ तो ये है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जो मतलब ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट है हमारा इस शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है और उस पर कोई रणनीति दिखाई नहीं पड़ी है।
दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें अच्छी भी आई हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात है कि कोई ना कोई हुनर बच्चे को सिखाना चाहिए। जब बच्चा जो है वो थोड़ा सा ग्रो करता है और उसके बाद जो है केवल एजुकेशन की बात को न लेके हमारे कौशल विकास की बात कही गई है, ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे त्रिभाषा सूत्र लागू किया है कि जो मादरी ज़ुबान है वो भी बच्चे के सिलेबस में शामिल होना चाहिए। बस्ते का बोझ कम करने की बात कही गई है, ये अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में जो है बस्ते का बोझ यानी सिलेबस को थोड़ा कम किया जाए और बच्चे पे बहुत ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चों को बहुत लंबा चौड़ा कोर्स दिया जाता था और अक्सर ये बातें आती थी कि बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है। तो ये नई शिक्षा नीति में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो, ये इसका एक उद्देश्य है और उस पर काफ़ी चीज़ें हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात कही है, शिक्षा के निजीकरण की बात कही है। तो निजीकरण का जो मतलब है वो ये है कि जब प्राइवेट लोग आते हैं तो शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं कि वो जो भी कंपनियां आएंगी या जो भी प्राइवेट लोग आएंगे शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिए, उसकी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए, तो उनका एक प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक तरीका होता है। उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। हम लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट को कम से कम सरकारी संस्थानों को, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी शिक्षा के केंद्र हैं, उनको मजबूत करने का एक वो प्लान बनाना चाहिए। ना कि सारी की सारी चीज़ें अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा आधिपत्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो एक संविदा के तहत काम होता है। सरकार ने जो निजीकरण की बात की है तो सरकार ने ये दलील दी है कि हम गुणवत्ता के लिए जो है इसको जो है निजीकरण में देना चाहते हैं कि वो उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन होगी और जो प्राइवेट लोग हैं अगर शिक्षा को देखेंगे, लेंगे अपने हाथों में, तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। पर मेरा कहना यह है कि सरकार का जो अपना तंत्र है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता का विकास करके जो है गुणवत्ता क्यों नहीं लाई जा सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें नई शिक्षा नीति में अच्छी भी आई हैं और कुछ चीज़ें हैं ऐसा जिस पे टीका टिप्पणी की जा सकती है। पर अभी हम लोगों को ये चाहिए कि हम इस जो नई शिक्षा नीति आई है इसके ड्राफ्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। जो हमारा शिक्षक समाज है, जो हमारा एजुकेशन के जो एक्टिविस्ट हैं, इसको अच्छे से अध्ययन करें और अभी इसमें अगर कुछ चीज़ें बदलाव की गुंजाइश है, कुछ संशोधन की गुंजाइश है, तो हम लोग गवर्नमेंट को सारे लोग मिलकर वो कह सकते हैं कि साहब इसमें हमारा प्रस्ताव ये है, हमारा सुझाव ये है कि ये चीज़ें शामिल की जाएं। कुल मिला के ये है कि जो शिक्षा पे बजट बढ़ाने की बात कही गई वो भी एक अच्छी बात है कि हम शिक्षा पे होने वाले खर्च को बढ़ाएंगे, बजट को बढ़ाएंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है। जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें जो प्री स्कूलिंग जो है, जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी से पहले आंगनवाड़ी है और जो ये प्री स्कूलिंग जो बच्चों की है उसको भी इसमें इस पर ध्यान दिया गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर सबसे मेन बात यही है कि ये सारा कुछ तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने प्लान को, अपनी जो नीति है उसको अच्छे मन से लागू करें। और अभी भी अगर कुछ सुझाव शिक्षा जगत से आ रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन सुझावों को वो उस पर गौर करे और कैबिनेट में उसको देखें कि दोबारा से वो क्या क्या संशोधन इसमें किए जा सकते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, डिजिटल एजुकेशन की बात है, तो भारत की जो परिस्थितियाँ हैं, जो ग्रामीण भारत की परिस्थितियाँ हैं, वो अभी तो हम लोग चूँकि गांव में रहते हैं, पिछले 30 सालों से हम लोग शिक्षा का काम करते हैं। नवभारत समाज कल्याण समिति
पिछले 30 सालों से शिक्षा का ही काम कर रही है। और गांव-गांव हम लोग अभी भी गांव में रहते हैं, गांव में देखते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो जिसे हम डिजिटल एजुकेशन कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी हमको नहीं लग रहा है कि अब जैसी परिस्थितियाँ उसमें वो सफल हो पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो एक तो ये है कि उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन नहीं है, नेट की प्रॉब्लम है, नेट नहीं रहता है। और अगर एक परिवार में अगर एक सेट है मोबाइल का, तो वो भाई के पास है तो बहन जो है उसको नहीं कर पाएगी। अगर 3 बच्चे हैं, तीनों की क्लास चल रही है और एक ही फ़ोन है, तो बच्चे क्या करेंगे? क्या कि कौन अपनी क्लास करेगा? कुछ सरकारी स्कूलों में प्रयास किया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के और उनको जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन देने का प्रयास किया गया है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि इस सत्र में जो है, जब से शुरू हुआ है, प्रयास जारी है। पर वो प्रयास किया गया है, मगर सफलता कितनी है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो अच्छे महंगे स्कूल हैं, अमीरों के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, मगर जो गांव के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, वो 10, 12, 15% से ज़्यादा हमें सफलता हाथ नहीं आ रही है। तो नई शिक्षा नीति जो है वो डिजिटल एजुकेशन पर अगर फोकस करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से डेवलप करें। कि अगर हम डिजिटल एजुकेशन बात कर रहे हैं, डिजिटल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर तो कुछ समझ में आता है बात, मगर बेसिक एजुकेशन में और जो हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उस पर डिजिटल लर्निंग जो है वो कैसे कामयाब हो पाएगी, ये अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो नई शिक्षा नीति में हमारे जो साथी हैं, जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के साथी हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं, और जो पूरा तंत्र है, तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि इसको अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद छात्र के हित में, छात्राओं के हित में और आने वाली जो पीढ़ी है, इसके वेलफेयर में हम बैठकर विचार करें कि इसमें अभी क्या संशोधन हो सकते हैं, और इसको अंतिम निर्णय न मान के इसमें कुछ सुधार जरूर लाने चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ।